इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश में जितना डर कोरोना वायरस को लेकर है, उससे कहीं ज्यादा डर ब्लैक फंगस को लेकर है, क्योंकि इसके बारे में अभी भी जानकारी कम है। इसके सिम्टम्स बहुत सारे हैं, बहुत कॉमन है और ये तेजी से फैल रहा है। आज मैं आपको ब्लैक फंगस के कुछ मरीजों से मिलवाऊंगा ताकि आपको फर्स्ट हैंड जानकारी मिले कि यह बीमारी उन तक कैसे पहुंची। इन लोगों से बात करके ब्लैक फंगस के सिम्टम्स के बारे में कई सारी नई जानकारियां मिली। मैं आपको उन डॉक्टर्स की बात सुनवाऊंगा जो ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इससे आपको यह समझ आएगा कि वो कौन लोग हैं जिन्हें ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है, और यह भी पता चलेगा कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। आज जब हमारे रिपोर्टर्स ब्लैक फंगस के पेशेंट्स और डॉक्टर से बात करने देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए तो बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। जैसे अब तक यह लगता था कि यह बीमारी बच्चों तक नहीं पहुंची, लेकिन आज बच्चों में म्यूकरमाइकोसिस का पहला केस मिला। ब्लैक फंगस के कारण 15 साल के बच्चे के दांत और जबड़े का कुछ हिस्सा निकालना पड़ा। क्या ब्लैक फंगस बच्चों के लिए खतरनाक है? इसके बारे में काफी डिटेल्स मेरे पास हैं। दूसरी बात यह सामने आई कि ब्लैक फंगस का शिकार ऐसे लोग भी हो रहे हैं जिन्हें न कभी डायबिटीज थी, न कभी उनका ब्लड शुगर बढ़ा, वो भी ब्लैक फंगस का शिकार हो गए। जिन्हें कोरोना नहीं हुआ, जो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, जिन्हें कोई स्टेरॉइड नहीं दिया गया, ऐसे लोग भी ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं। अब तक तो हम ये मानकर बैठे थे कि जिन लोगों को कोरोना हुआ, जिन्हें स्टेरॉइड दिए गए, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों को ही ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन आज पता चला कि जो डॉक्टर्स कह रहे थे, जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे, बात कहीं उससे ज्यादा है। आज जब उन लोगों से बात की जो ब्लैक फंगस का शिकार हुए, जो ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं, तो बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने आई। आज मैं आपको इन मरीजों की बात इसलिए सुनवाऊंगा ताकि आपको यह पता चले कि खतरा कितना बड़ा है, कितनी सावधानी की जरूरत है। सबसे पहले समझते हैं उस केस की जिसने डॉक्टर्स को भी चौंका दिया। अहमदाबाद में 15 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस से जकड़ लिया। पहले कोरोना ने इस बच्चे से उसकी मां छीन ली। हालांकि 1 महीने पहले इस बच्चे ने कोरोना को हरा दिया था, वो ठीक हो गया था, लेकिन इसके बाद दांत में दर्द हुआ, फिर आंख के नीचे सूजन आई, और जब परिवार वाले इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जांच हुई तो पता लगा कि बच्चे को ब्लैक फंगस का इंफेक्शन है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि अहमदाबाद में 15 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस का इतना सीवियर इंफेक्शन हो चुका था कि उसकी सर्जरी करनी पड़ी। तालू का एक हिस्सा, कुछ दांत निकालने पड़े। निर्णय कपूर ने बताया कि पिछले महीने इस बच्चे को कोरोना हुआ था। क्योंकि सांस लेने में तकलीफ थी तो उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, और फिर मेडिकेशन के दौरान ट्रीटमेंट के वक्त स्टेरॉइड्स भी दिए गए थे। अब ये लड़का कोरोना से रिकवर तो हो गया, लेकिन फिर उसे अगले हफ्ते म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स आने लगे, दांत में दर्द, तालू में घाव। जब टेस्ट हुए तो पता चला कि फंगल इन्फेक्शन था जो ओरल मेडिकेशन से ठीक नहीं हो सकता था। डॉक्टर ने केस को स्टडी किया और फिर सर्जरी करने का फैसला किया। फिलहाल उसकी कंडीशन स्टेबल है। 14 अप्रैल को ये बच्चा हमारे पास सांस की तकलीफ के साथ आया। टेस्ट कराने पर ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जब इसे हमने देखा ऑन एडमिशन, इसकी सांस की काफ़ी तकलीफ थी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा थी बच्चे की। ये एनआरबीएम पर रहा, करीब 10-12 लीटर पर मिनट के ऊपर ये मेंटेन कर रहा था। वेंटिलेटर पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हमने इसे रेमडेसिविर और स्टेरॉइड से ट्रीट किया, क्योंकि लंग में सिटी स्कैन में स्कोर था उसको। इसे 5 दिन स्टेरॉइड दिए गए थे, रेमडेसिविर का पूरा कोर्स दिया गया था। उसके बाद ये बच्चा ठीक हो गया और 23 या 24 अप्रैल को ये डिस्चार्ज हो गया था।
डिस्चार्ज होने के अगले हफ्ते में उसे लक्षण आने लगे, उसे दांत में दर्द और पैलेट पर, तालू पर एक छोटा सा घाव हुआ, एक अल्सर हुआ। एंड फर्दर टेस्ट कराने पर, एंडोस्कोपी कराने पर यह पता चला कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है। तो फाइनली इसकी 5 तारीख को भी सर्जरी हुई है। एंड उस सर्जरी में इसका राइट साइड का साइनस, राइट साइड का पैलेट एंड राइट साइड के अपर टीथ सारे रिमूव किए गए हैं। एंड उसके बाद वो जो म्यूकोर की दवा है, जो इंजेक्शन है, उस पर वो चल रहा है, अभी बिल्कुल स्टेबल है। और हमें ऐसी उम्मीद करते हैं, हमें आशा है कि अगले 3 दिन में हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे ओरल मेडिकेशन पर। अहमदाबाद का यह केस बड़े खतरे का संकेत है। सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने देखा कि बच्चे को ब्लैक फंगस है तो डॉक्टर्स को पहले यकीन ही नहीं हुआ। निर्णय कपूर ने बताया कि ईएनटी के जो डॉक्टर 20 साल से इसी बीमारी के सैकड़ों मरीजों का इलाज कर चुके हैं, उन डॉक्टर्स ने भी कभी किसी बच्चे में ब्लैक फंगस का केस नहीं देखा था। इस बच्चे के इलाज कर रहे डॉक्टर अभिषेक बंसल ने कहा कि वो 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 22 साल में सिर्फ 2 बच्चों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन उन्होंने देखा था, लेकिन वो दोनों बच्चे डायबिटिक थे। किसी नॉन डायबिटिक बच्चे में ब्लैक फंगस का ये पहला केस है जो उनके सामने आया। स्टीरॉयड तो बच्चों में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि डिकेड्स से, कई दशकों से इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उपयोग में ले रहे हैं, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जैसे कि दिमाग की टीबी या रूमेटॉइड हार्ट डिजीज, और भी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें कि हम स्टीरॉयड देते हैं और इससे ज़्यादा डोज में, ज़्यादा ड्यूरेशन में देते हैं। पर यूजुअली हम म्यूकोरमाइकोसिस उन बच्चों में नहीं देखते हैं। जो मैंने म्यूकोरमाइकोसिस का अपने करियर में अनुभव पाया है वो ये है कि जो मैं याद कर पा रहा हूँ, विच इज़ देयर इन माई मेमोरी लेन, 2 बच्चे हमने देखे हैं और वो पिछले 22 सालों में, और वो दोनों ही डायबिटीज़ के बच्चे थे। पर उसके अलावा मैंने कभी म्यूकोरमाइकोसिस देखा हो ऐसा मुझे याद नहीं आता है। उन दोनों ही बच्चों में स्टीरॉयड नहीं दिए गए थे, परंतु बहुत सारे उसके सामने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हमने स्टीरॉयड दिए, 6 हफ्ते 8 हफ्ते के स्टीरॉयड दिए, पर हमने उनमें कभी म्यूकोर नहीं पाया। सो ये बड़ी यूनिक सिचुएशन है कि जहाँ कोरोना और कोरोना के साथ में शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड दिया गया था और उसमें म्यूकोर हुआ है, जो कि हम एडल्ट्स में भी देख रहे हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये फर्स्ट पीडियाट्रिक केस अहमदाबाद में आया है। एंड हमने इतने सारे कोरोना के बच्चे ट्रीट किए और देखे भी ओपीडी बेसिस पर, इंडोर में भी, पर अभी तक हमने म्यूकोर नहीं देखा था, सौभाग्य से। पर दुर्भाग्य से अब ये पहला बच्चा हम देख रहे हैं। यानी जो हम ये कह रहे हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है वो अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, क्या कोरोना की वजह से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वैसे भी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अफेक्टेड बंदे की, तो क्या बच्चे भी उससे पूरी तरह अछूते नहीं हैं? जी, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, बच्चे भी उससे अछूते नहीं हैं। अभी तक हमने नहीं देखा था, पर अब हमने देख लिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों में कोरोना के बाद म्यूकोर नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकते। बच्चे में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन, इतना सीवियर इन्फेक्शन कि बच्चे के दांत और जबड़े का हिस्सा निकालना पड़े, ये परेशान करने वाली बात है। कल आज की बात में जब मैं इस बीमारी के बारे में डॉक्टर निखिल टंडन से बात कर रहा था, तो डॉक्टर निखिल टंडन ने यह कहा कि कोरोना की पहली वेव के दौरान पिछले साल एम्स में म्यूकोरमाइकोसिस के करीब 20 मामले सामने आए थे, और इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें डायबिटीज थी, जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी। लेकिन पिछले साल किसी बच्चे में ब्लैक फंगस का मामला सामने नहीं आया। अहमदाबाद में इस बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, उन्होंने पहली बार इस तरह का केस देखा है। इससे मुझे लगता है कि इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक और बात, अब तक म्यूकोरमाइकोसिस उन लोगों को हो रहा था जो कोरोना से ठीक होकर घर लौटे, जो ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे और जिन्हें स्टेरॉइड्स दिए गए थे। लेकिन निर्णय कपूर को आज हॉस्पिटल में कुछ ऐसे मरीज मिले जिन्हें कोरोना हुआ ही नहीं था, कुछ ऐसे मरीज भी मिले जो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन इलाज शुरू होने के साथ ही यह पता चला कि उन्हें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन भी है। और इस तरह के मरीज कई थे जिनका डायबिटीज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इन मरीजों के रिश्तेदारों ने बताया कि चूंकि बीमारी के सिम्टम्स कोरोना जैसे थे, इसलिए डॉक्टर ने शुरू में ही स्टेरॉइड दे दिए। हो सकता है उससे इम्यूनिटी कम हुई हो सकता है इसकी वजह से फंगस को शरीर में दाखिल होने का एक और मौका मिल गया।
उनको पहले दांत में दर्द हुआ था, दांत में पेड़े में दर्द हुआ था, तो उन्होंने हमको दिखाया डेंटिस्ट को, तो डेंटिस्ट ने उनका ट्रीटमेंट किया। दांत की वजह से क्या था सर, इधर में पूरे के पूरे भाग में दर्द हो रहा था, सूजन भी आ गई थी। तो डेंटिस्ट को दिया, तो डेंटिस्ट ने बताया, बोले उनका ट्रीटमेंट भी किया 10-15 दिन, लेकिन उनको लगा कि भी उनका जो दवाई थी वो दवाई के बाद में दर्द होने लगता है, दवाई देते तब तक कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने सब ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बोले एक्सरे निकालो, उसके बाद बताया कि यहाँ पे आपको फंगस है। अब मैक्रोएसेस फंगस है या सादा है वो, तो फिर उन्होंने बोला ENT को आप दिखा देना। तो ENT को दिखाया, बोले आपका ये ऑपरेशन करके आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या इनको स्टीरॉइड वगैरह देने पड़े? हाँ, स्टीरॉइड की वजह से हुआ है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। बाकी इनको नहीं, एक दिन निमोनिया हो गया था, शरीर में मतलब थकान थी और शरीर दर्द कर रहा था, बस, बाकी और कुछ नहीं हुआ था। कोविड वोविड नेगेटिव है, कुछ नहीं था, बस इसकी वजह से दर्द हो रहा था, उसकी वजह से निमोनिया बताया, रिपोर्ट निकाला था, तो उन्हें बोला एक दवाई दिया था, उसमें स्टीरॉइड दिया था, उसकी वजह से शायद ये हो सकता है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी उनको ना तो डायबिटीज़ है ना कुछ नहीं है। अभी चेक करवाया कितना? अभी चेक करा 113 आया, 113, 93, 97, 100 इसके आसपास ही आता है, क्योंकि अभी तक कभी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स ये मानते हैं कि स्टेरॉइड्स की वजह से, ज़्यादा स्टेरॉइड देने से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। कल मैंने आपको पटना के एक डॉक्टर का केस दिखाया था, उनके सिम्टम्स कोरोना जैसे थे, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट बार बार नेगेटिव आई थी। क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, इसलिए समझ गए कि ये फंगल इन्फेक्शन है। इसका मतलब यह है कि यह संभव है कि कोरोना ना हुआ हो, लेकिन ब्लैक फंगस हो गया। क्योंकि जिस जमाने में कोरोना वायरस नहीं था, तो भी 1-2 केसेस ब्लैक फंगस के डॉक्टर्स के पास आते थे। हालांकि आजकल हॉस्पिटल्स में ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो कोरोना का इलाज करवा कर लौटे थे, कोरोना नेगेटिव होकर घर लौट गए थे, लेकिन ब्लैक फंगस ने इन लोगों को दबोच लिया, दोबारा हॉस्पिटल के बेड पर ला खड़ा किया। और मुश्किल यह है कि ज्यादातर केसेस में मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, तो किसी के दांत निकालने पड़ते हैं, किसी की आंख, किसी का जबड़ा निकालना पड़ता है। कोरोना हुआ था पहले, तो 6-7 दिन तो पहले घर पे ट्रीटमेंट ली थी, लेकिन ज़्यादा वो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था साबरमती में। वहाँ पे तो सर जो कोरोना की ट्रीटमेंट होती है, ऑक्सीजन वगैरह देना, मेरे को जब नेगेटिव आया फिर उनको डिस्चार्ज किया। नहीं, आपको ट्रीटमेंट में क्या था? रेमडेसिविर और ये सब? हाँ, ट्रीटमेंट रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन वो दिए थे वहाँ पे, और तो बस बाकी उनकी दवाई वगैरह, ऑक्सीजन लगाया था 4-5 दिन। तो आपको उसके बाद क्या शुगर वगैरह बढ़ गया तो क्या हुआ? हाँ, शुगर वो बढ़ा था थोड़ा, पहले आपको शुगर नहीं था? पहले शुगर नहीं था, तो उसके बाद शुगर कितना बढ़ गया, क्या हुआ? शुगर करीब 350, 450 तक गया था। वो एक कुछ स्टीरॉइड करके दवाई देते तो उससे बढ़ता ही है सब। अभी नॉर्मल है मेरा शुगर, क्योंकि बंद कर दिया ना स्टीरॉइड, इसलिए। ये एक्चुअली ऑक्सीजन में या ऐसे कुछ हो जाता है तो फंगस लग जाता है, बाकी और कुछ नहीं इसमें, स्टीरॉइड से कुछ नहीं होता है। कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान? कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद में आता है फंगस। पहले आएगा तो डॉक्टर पकड़ ही लेके, वहाँ के डॉक्टर भी, तो बाद में आता है फंगस। 12 तारीख को वो रिकवर होकर घर आ गए थे। 2 दिन के बाद लेफ्ट हैंड साइड में सूजन जैसा हो रहा था, पहले गाल में हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो आंखों की तरफ बढ़ने लगा। और मतलब तब तक ये व्हाट्सएप वगैरह में देखा था हमने, बहुत सारे चैनल्स में म्यूकरमाइकोसिस बता रहे थे, जिसके सिम्टम्स इधर ये सूजन दोनों में से एक साइड, और उसके बाद उस तरफ सुन्न हो जाता है, मतलब सेंसलेस हो जाता है। तो वो देखने के बाद मुझे डाउट हुआ, तो फिर हम लोगों ने MRI करवाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, पहले 2-3 प्राइवेट क्लिनिक में गए। बिगेस्ट प्रॉब्लम प्राइवेट क्लिनिक में ऑपरेशन हो जाता है, बट जो एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज। ये वो कोविड पॉजिटिव है, उनका वहाँ पे इलाज चला, इलाज के समय पे उनको लिक्विड मतलब ऑक्सीजन दिया जाता था, ऑक्सीजन के साथ साथ स्टेरॉइड और रेमडेसिविर इंजेक्शन है। जो मुझे पता चला है
ऑब्वियसली व्हाट्सएप या डिफरेंट सोशल मीडिया से, वो ये बता रहे हैं कि इसकी ये दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस फैलता है। और म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा रोग है जो जहाँ पे पकड़ता है वो स्लोली ग्रेजुअली आपके जबड़े को फिर आंखों को टोटल डैमेज करता है। इट इज नॉट क्योरेबल एंड अगर और डिले किया गया तो ये मगज पे भी चला जाता है। मैं आपको ब्लैक फंगस के पेशेंट्स की, उनके परिवार वालों की, डॉक्टर्स की बातें इसलिए सुनवा रहा हूं जिससे आप ब्लैक फंगस को समझ सकें, सावधान हो जाएं, इस बीमारी के हर लक्षण के बारे में आपको डायरेक्टली पता चल जाए, क्योंकि इसके सिम्टम्स कई तरह के हैं और अगर सिम्टम्स पहचानने में देर होती है, डॉक्टर के पास देर से पहुंचे तो फिर ऑपरेशन ही होता है। इसलिए जिन लोगों ने इस दर्द को झेला उनकी बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। सूरत का एक केस देखकर तो डॉक्टर का भी सिर चकरा गया। सूरत में एक 23 साल के नौजवान लड़के की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के 7 दिन बाद यह पता चला उसे ब्लैक फंगस ने मारा था। उसकी बीमारी को डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाए। यह ऐसा केस था जिसमें मरीज की न तो आंख में रेडनेस थी, न चेहरे पे सूजन थी, न दांत में दर्द था, लेकिन ब्लैक फंगस उसके ब्रेन में पहुंच गया था। 23 साल का यह लड़का कोरोना पॉजिटिव था। 28 अप्रैल को उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। क्योंकि सांस लेने में तकलीफ थी इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ट्रीटमेंट हुआ। फिर 4 मई को कोरोना नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो गया, लेकिन इसके बाद 8 मई को उसे अचानक मृत्यु का दौरा आया। तबीयत बिगड़ी, बेहोशी की हालत में 10 मई को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 12 मई को उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने उसके ब्रेन का एमआरआई करवाया, लेकिन एमआरआई से भी यह पता नहीं लगा कि पूरे ब्रेन में ब्लैक फंगस फैल गया है। डॉक्टर्स ने ब्रेन की सर्जरी प्लान की, ब्रेन के टिश्यूज को बायोप्सी के लिए भेजा। इस बीच लड़के की मौत हो गई और मौत के 7 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो क्लियर हुआ कि ब्लैक फंगस के कारण ही लड़के को मिर्गी जैसे दौरे आए थे। ब्लैक फंगस के कारण ही लड़के की मौत हुई। जो ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर हमको जो सिम्टम्स मिलते हैं, आंख के ऊपर सूजन आना, आंख लाल हो जाना, आंख की मूवमेंट कम होना, जो हमारे जड़बे का जो भाग है उसके ऊपर सूजन आना, वो लाल होना, वो सब सिम्टम्स रहते हैं जो ये पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं थे। और कोई भी प्रकार का लक्षण पेशेंट को था नहीं। पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद सीधा ही खींच आने के बाद बेहोश होने की वजह से हॉस्पिटलाइज किया था। बाकी और कोई पेशेंट्स में या फिर उनके रिलेटिव ने भी कोई चिन्ह कोई नोटिस नहीं किया था जो हम बता पाए कि ये कोई इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट के जो फाइंडिंग्स थे, जो बाहर से कोई भी सिम्टम्स ऐसा नहीं था जो हमको पता चले कि पेशेंट को म्यूकोर हो सकता है। जो पेशेंट का एमआरआई फाइंडिंग था वो भी उतना 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता है कि इस जो हमें फाइंडिंग्स मिल रहे हो म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से है। जो पेशेंट का अंदरूनी जो दिमाग के अंदर का प्रेशर बढ़ने के कारण जो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमने सर्जरी प्लान किया था और उसमें जो बायोप्सी निकाला उसके बाद हमको पता चला, जो अदरवाइज किसी भी इन्वेस्टिगेशन से 100% हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये म्यूकोर की वजह से ही इन्फेक्शन है दिमाग में। जरा सोचिए, अगर फंगस इन्फेक्शन सीधा दिमाग तक पहुंच जाए, किसी तरह का कोई और सिम्टम ना हो, तो ये काफी चिंता की बात है। डॉक्टर्स ने बताया क्योंकि साइनस में इन्फेक्शन नहीं था, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये फंगस इन्फेक्शन सीधा ब्लड के जरिए दिमाग तक पहुंचा हो, और जब तक किसी को पता चलता तब तक ये काफी स्प्रेड हो चुका था। म्यूकरमाइकोसिस है वो पहले भी होते थे पर उनका इंसिडेंस कम था। जनरली जो ब्रेन में साइनस में म्यूकर होते थे और डायबिटीज में या जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनमें देखने को मिलता था। ये वाला जो केस है पोस्ट कोविड कोरोना के बाद जो म्यूकरमाइकोसिस है वो जनरली साइनस में ही मिलता था। अभी तक मैंने जो भी रिसर्च आर्टिकल देखे, जर्नल देखा, उनमें अभी भी ऐसा कोई आर्टिकल या ऐसा कोई रिव्यू आर्टिकल नहीं मिला जिनमें पोस्ट कोविड आइसोलेटेड ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो। हम लोगों ने रूटीनली जो अनयूजुअल फाइंडिंग था इसलिए हम लोगों ने बायोप्सी लिया था। बायोप्सी का रिपोर्ट आया, उनके बाद पता लगा कि पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस था। उससे पहले हमने 2-3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके ले रहे थे। पेशेंट को ट्यूमर हो सकती है, थोड़ा सा हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जनरली इन्फार्क्ट होता है वो भी हो सकता है, पर जो भी उनकी फाइंडिंग थी वो तीनों में मैच नहीं हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने बायोप्सी का डिसाइड किया और बायोप्सी में उनको म्यूकर का इन्फेक्शन आया था। ऑक्सीजन से पेशेंट कोविड में रिकवर हो गया था। उनके बाद जब हमारे पास पेशेंट आया तो पेशेंट की सांस में भी दिक्कत थी, तो उनको
सांस की नली में नली डाल के इंट्यूबेट करके उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा था पेशेंट को। क्या मानते हैं, क्या वजह हो सकती है ब्रेन तक जाने? ब्रेन तक जाने की अभी साइनस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ब्लड थ्रू ही ब्रेन में उनका इन्फेक्शन है जो स्प्रेड हुआ है। हालांकि ऐसे केसेस 1 in a million, लाखों में एक होते हैं, तो डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस में डॉक्टर्स भी क्या कर सकते हैं। जब कोई सिम्टम नहीं होगा तो डॉक्टर बीमारी का पता कैसे लगाएंगे। फैमिली वाले भी क्या कर सकते हैं, वो मरीज को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा, बीमारी का पता नहीं लगेगा, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हालांकि ब्लैक फंगस के बारे में पहले कहा गया था कि बच्चों को यह बीमारी आमतौर पर नहीं होती, लेकिन आज मैंने आपको बताया कि कैसे बच्चा भी ब्लैक फंगस का शिकार हो गया। फिर यह भी माना गया था कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या जो डायबिटिक हैं उन्हीं को ही बीमारी होगी, लेकिन नॉन डायबिटिक और हेल्दी लोगों को भी ब्लैक फंगस हुआ। बताया गया जिन लोगों को कोरोना हुआ, जिन्हें स्टेरॉइड दिए गए, उन्हें बीमारी ज्यादा हो रही है। लेकिन ऐसे केस भी मिले जिन्हें न कोरोना हुआ और जिन्होंने कभी स्टेरॉइड्स नहीं लिए, वो भी ब्लैक फंगस के चंगुल में फंस गए। क्योंकि इस बीमारी के नए नए लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको हर तरह के मरीजों की बात सुनवाई। और ये सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक भी लक्षण दिखे तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। अब मैं आपको उस हॉस्पिटल ले चलता हूं जहां ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से उबर चुके हैं। आज हमारी संवाददाता नम्रता दुबे ठाणे के वेदांत हॉस्पिटल में गई। यहां ब्लैक फंगस के उन 12 मरीजों का इलाज हो रहा है जो कोरोना की जंग जीत चुके थे। नोट करने वाली बात है कि ज्यादातर मरीजों में बीमारी के सिम्टम्स अलग अलग थे। इसी हॉस्पिटल में भर्ती नरेश को आंख में दर्द हुआ था, आंखों के आसपास सूजन आ गई थी, जिसके बाद नरेश हॉस्पिटल आए, MRI किया गया, ब्लैक फंगस होने का पता चला और उनकी सर्जरी करनी पड़ी। नाक में दर्द हो रहा था, आंख से पानी आ रहा था। कोविड केस, जो मेरा कोविड भी हुआ था मुझे, कोविड के सेक्शन में, तभी ये चालू हो गया, आंख में दर्द, नाक में पानी। तो ये कोरोना के बाद हुआ? हाँ, कोरोना के बाद, हाँ, नेगेटिव होने के बाद। तो नरेश जी, नेगेटिव आने के कितने दिन बाद हुआ ये 10 दिन बाद। क्या कुछ हो रही थी आपके साथ चीजें, क्या वही नाक में दर्द हो रहा था, आँख से पानी आ रहा था आँख से। अच्छा, और किसी तरह की कोई लक्षण नहीं? कोई नहीं। हाँ, अभी सर्जरी हो गई है, अभी फिलहाल तो ठीक है। हमारे पास पेशेंट आए थे आँख के पास स्वेलिंग लेके, जस्ट कोविड से रिकवर हुए थे, 4 दिन ही हॉस्पिटल में वापस गए थे और उनको आई के पास स्वेलिंग हो गई। तो इमीडिएटली हमने उनका एंडोस्कोपी किया, MRI किया और उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट दिन हमने सर्जरी की है। इनकी आँख का विजन एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इनके इंजेक्शंस का कोर्स चल रहा है, आखिरी 2-3 इंजेक्शंस बाकी है। उन्होंने बताया कि नाक में लगातार दर्द हो रहा था, आंखों से पानी आ रहा था, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है बड़ा? बेसिकली आपका जो म्यूकर होता है वो आपका जो स्टीरॉयड या इम्यूनिटी कम होने के बाद में आपके श्वास की नलिके से जाके आपके साइनस में जाके वहाँ पे उसका ग्रोथ होना चालू होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है ग्रोथ होने के लिए। तो ऑक्सीजन एरिया अपना साइनस में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वो फैलना चालू करता है और आस्ते आस्ते अब आपके नाक के जरिए वो आपके ब्रेन तक और आपकी रक्त वाहिनी से स्प्रेड होकर आपके ब्रेन तक जाता है। तो ये जब नाक में होता है तब आपको वहाँ पर सूजन, वहाँ पे दर्द, वहाँ से पानी आना, ये सब कुछ चालू होता है। और आखिर जैसा डिसीज बढ़ता है वैसा आंखों की रोशनी जाना, आंखों में धुंधलापन दिखना और फाइनली वो ब्रेन में स्प्रेड होता है। इसी हॉस्पिटल में शेखर सुर्वे का भी इलाज हो रहा है। सुर्वे को कोरोना से ठीक होने के 2-3 दिन बाद फिर से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और 3 दिन में ही ब्लैक फंगस ने हमला बोल दिया और ये इतना फैल गया कि डॉक्टर्स को शेखर सुर्वे के 4 दांत और जबड़े की हड्डी निकालनी पड़ी। कोविड हुआ मेरे को। कोविड होने के बाद घर में गया मैं। घर में जाने के बाद मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने म्यूकर 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आया उसका, उन्होंने निकाला तभी म्यूकर है। म्यूकर है मिलने के बाद टेस्टिंग होने के बाद फिर मैं
हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, एक दूसरे इधर एडमिट हुआ था, ऐसे सर दर्द, इधर दर्द हो रहा था, तो उन्होंने उधर एडमिट होने के बाद फिर मेरे को उधर बेहतरीन नहीं लगा, कुछ खास नहीं लगा। 2-3 ऑपरेशन किया उन्होंने, मेरे को रिलीफ नहीं लगा। मेरे को श्वेता मैडम के पास आया। हमने इनका एंडोस्कोपिक सर्जरी भी किया है और उसके साथ साथ ये दांत में भी चला गया था, तो हमको इनके 4 दांत और दांत का जो हड्डी रहता है एल्वियोलस जिसको हम कहते हैं वो हमको निकालना पड़ा है। अभी ये बस और 2 दिन में हम इनको एक ऑब्चुरेटर दे देंगे, मतलब एक प्लेट दे देंगे, बस ये बिठा के वो अभी 2-3 दिन में घर जा सकते हैं। पेशेंट्स की, डॉक्टर्स की बातें सुनने के बाद पता चला इस बीमारी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत तेजी से बढ़ती है और जरा भी देर हुई तो मामला बिगड़ जाता है। अक्सर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन के बाद फंगस को खत्म करने के लिए बड़ी तादाद में एंटी फंगल ड्रग्स की जरूरत होती है। एक मरीज को एक दिन में 6 इंजेक्शन की जरूरत होती है। एम्फोटेरेसिन बी की मांग अचानक इसीलिए बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि इसे पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि आप सोचिए जिस शहर में ब्लैक फंगस के 1-2 मरीज मुश्किल से मिलते थे उन शहरों में 100 मरीज भर्ती हैं। अकेले पुणे में करीब 300 मरीज हैं, यानी अकेले पुणे में हर दिन 1800 इंजेक्शन की जरूरत है। नागपुर में, नासिक में तो 200-200 मरीज हैं। इन शहरों में भी हर रोज इंजेक्शन की 1000 से ज्यादा डोजेस की जरूरत है। अब महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि अकेले महाराष्ट्र में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की करीब 2 लाख डोज की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट ने 1,90,000 इंजेक्शन का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन इस इंजेक्शन का प्रोडक्शन अभी तक इतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए इतनी जल्दी डिलीवर हो जाए ये मुश्किल काम है। और ऐसा नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन के केस सिर्फ गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं। ब्लैक फंगस के मरीज बिहार में भी हैं, बंगाल में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, पंजाब में भी हैं और दिल्ली में भी हैं। हर स्टेट में ब्लैक फंगस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में मरीजों की संख्या 500 के करीब है। 100 के करीब केसेस तो अकेले लखनऊ में है। मेरठ में 72 केस मिले हैं, जिनमें से 8 की मौत हो गई है। अलीगढ़, कानपुर और वाराणसी में काफी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिहार में भी ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा केसेस मिले हैं। ब्लैक फंगस के ज्यादातर मरीजों का इलाज पटना के एम्स और IGIMS हॉस्पिटल में हो रहा है। IGIMS में तो ब्लैक फंगस का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। इस हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों की 3 कैटेगरी हैं, उन्हें बांटकर इलाज किया जा रहा है। पहली कैटेगरी उन मरीजों की जिन्हें कोविड से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस हुआ। दूसरी कैटेगरी ऐसे पेशेंट की जिन्हें कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन भी है। और तीसरी कैटेगरी ऐसे मरीजों की जिन्हें कोरोना हुआ ही नहीं, लेकिन वो ब्लैक फंगस के चंगुल में फंस गए। अलग अलग स्टेटस के मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं। पहला स्टेटस है कि मरीज कोविड हुआ और कोविड होने के बाद ठीक हो गया और सडनली उसको नाक में दिक्कत हुई और जब जांच किया तो पता चला कि फंगस पॉजिटिव है। तो स्टेटस हो गया कोविड नेगेटिव बट फंगस पॉजिटिव। तो इसके लिए हम लोग के पास 20 बेड हमने बना के रखा है। सेकेंड कैटेगरी है कि मरीज कोविड पॉजिटिव है, उसकी इलाज हो रही है और इलाज के दौरान ही फंगल इन्फेक्शन उसको हो जा रहा है। तो ये स्टेज कैटेगरी 2 है, जिसके लिए 30 बेड हम लोगों ने रखा है, जिसमें कोविड पॉजिटिव भी है और फंगस पॉजिटिव भी है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसमें भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं, जिसमें मरीज को कोई दिक्कत नहीं है और सडनली उसको सांस में दिक्कत होती है और सांस में दिक्कत होते ही जब उसकी जांच की जाती है तो उसका किट टेस्ट या RT-PCR नेगेटिव आता है। CT स्कैन करा रहे हैं तो उसका चेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जब उसकी एंडोस्कोपिक विधि द्वारा नाक का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें फंगस दिखाई देता है। तो ऐसी कैटेगरी 3 भी है। आप कह रहे हैं कि नॉन कोविड जो पेशेंट हैं जिनको कोरोना हुआ ही नहीं, उनमें भी ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं? कुछ ऐसे मरीज हम लोग के पास, सब तो नहीं है लेकिन कुछ, लेकिन इसमें ये देखनी होगी कि ये ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं और सेकेंडली इनको कहीं ना कहीं से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है। जैसे पहले से वो TB के मरीज हों, पहले से वो डायबिटीज़ की बीमारी हो, पहले से उसको HIV हो या हेपेटाइटिस, कहीं ना कहीं से क्रोनिक डिजीज उनको है, उसकी दवाई उसको चलती रही और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वो हैं।
चंडीगढ़ की पीजीआई में भी ब्लैक फंगस के रोजाना 20 केसेस सामने आ रहे हैं। अचानक केस क्यों बढ़े? कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला है। फिर ब्लैक फंगस के केस सिर्फ हमारे मुल्क में ही क्यों आए? ब्लैक फंगस के केस अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या दूसरे यूरोपियन देशों में क्यों नहीं दिखाई दिए? यह सवाल हमारे संवाददाता पूरी परिंजा ने चंडीगढ़ पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अरुणलोक चक्रवर्ती से पूछा। डॉक्टर चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे देश और वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत फर्क है। हमारे यहां लोग शुगर कंट्रोल में नहीं रखते, डायबिटीज होने के बाद भी फूड हैबिट्स नहीं बदलते, और दूसरी बात यह कि हमारे यहां कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ने इस खतरे को और बढ़ा दिया। जो कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उससे हमारा यहाँ रेट ज्यादा है बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पॉपुलेशन। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पेशेंट्स इतना ज्यादा इंडिया में है, उसमें ये म्यूकोरमाइकोसिस क्वाइट प्रिवेलेंट है। बट अभी जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड नंबर बड़ी है, एंड वो बड़े है टू सर्टेन एक्सटेंट कोविड की वजह से, कुछ हमारा होस्ट की वजह से, कुछ डॉक्टरों की वजह से, कुछ एनवायरमेंट की वजह से, चारों चीज इकट्ठा मिलके इसका कहानी बनाए हैं। और डॉक्टर्स की दोष क्या है और डॉक्टर्स की गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने एक तो है चलो ब्लड शुगर कंट्रोल देख नहीं पा रहा है क्योंकि वो बिजी वहां पर है। अब जैसे WHO ने बोला है 7 मिलीग्राम डेक्सा से ज्यादा मत दो। इसका देखा गया है 7 मिलीग्राम से ज्यादा देने से खराब होती है। अब मरीज जो खराब होते जाते हैं, जब उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करते जाते हैं, वो सोचते हैं आउट स्टेरॉइड बढ़ाओ। तो मैं देखा कोई मरीजों में 7 मिलीग्राम के जगह इवन 30 मिलीग्राम तक दे जा रहे। 6 मिलीग्राम जो देना चाहिए वहां से 30 मिलीग्राम मतलब 5 गुना ज्यादा दे रहे। तो उससे क्या होता है, स्टेरॉइड काफी बॉडी को अफेक्ट करता है। अब इसमें होस्ट का क्या है कसूर? जो लोगों को डायबिटीज होता है, डायबिटीज होने के बाद वो उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करते हैं, उसका कंट्रोल नहीं करते हैं। इवन मैं देखूं हमारा दोस्त जो डॉक्टर्स है उसका भी डायबिटीज में वो उसका फूड हैबिट, ये जो होता है शुगर की क्रेविंग एक बड़ा फैक्टर होती है। लोग जो डायबिटिक होने के बाद भी शुगर को छोड़ते नहीं है। अब ये जिन लोगों का कोविड हुआ था उसमें 30% ऑफ दिस हैव गॉट डायबिटीज। डॉक्टर चक्रवर्ती की बात बड़ी समझने वाली है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। ये शुगर की क्रेविंग को कंट्रोल में करने की जरूरत है। आज संकट का ऐसा वक्त है कि ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा, जिस तरह से लोगों को स्टेरॉइड्स दिए गए उससे भी ये बात बढ़ी। इस बात को कंफर्म किया अमेरिका और यूरोपीय देशों में कोरोना के इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने। हमने जब एक्सपर्ट से बात की, अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में इन्फेक्शियस डिजीजेज डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर फहीम यूनुस की बात मैं आपको सुनाता हूं। डॉक्टर फहीम यूनुस ने कहा कि भारत जैसे देशों में धूल मिट्टी से ज्यादा पाला पड़ता है, हाइजीन की कमी है, इसलिए ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर फहीम ने कहा कि ब्लैक फंगस से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात लोगों को जानने की यह है कि ब्लैक फंगस कोविड की तरह, कोरोना की तरह एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लगता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब यह है कि आपको इतना खौफ खाने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ उन लोगों को होगा जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हम पहले भी देखते थे, लेकिन टिपिकली इन लोगों की शुगर कंट्रोल में नहीं होती, या ये स्टेरॉइड्स या ऐसी दवाइयों पे होते हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं। अब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, हमारे जो ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, वहां मिट्टी और ये चीजें इतनी होती है कि ये फंगस सॉइल में रहता है। और अगर सॉइल में एनिमल के एक्सक्रीटा हों, जो कि बहुत कॉमन है इस पूरी दुनिया के एरियाज में, तो और अगर आप ये चीजें, अगर आप डायबिटिक हैं, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो आपका रिस्क है। आई थिंक इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 कि लोग इसको प्रिवेंट करें, कोशिश करें कि अपनी शुगर को कंट्रोल करें और ऐसी जगहों पे ना जाएं या ज्यादा उस मिट्टी से एक्सपोज ना हो जिस डस्ट में ये फंगस हो।
और दूसरा यह है कि डॉक्टर्स के लिए कि इसको फौरन डायग्नोज और तशखीस किया जाए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, कई दफा सर्जरी करनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में कह दी कि लोगों को ये पता हो कि ये एक शख्स से दूसरे को नहीं लगता, स्टेरॉइड्स का अप्रोप्रिएट इस्तेमाल करें प्लीज अपने घर में। ऐसा ना हो, क्योंकि ये बहुत होता है कि कोरोना की डायग्नोसिस हुआ, साथ ही स्टेरॉइड्स खाने शुरू कर दिए। और मैंने इस पे बहुत बात की है कि अच्छा डॉक्टर वो नहीं है जो ज्यादा इलाज करे या कम इलाज करे। अच्छा डॉक्टर वो है जो एक्यूरेट इलाज करे। आप कुछ ज्यादा करेंगे उसका भी आपको नुकसान होगा, कम करेंगे उसका भी नुकसान होगा। तो अननेसेसरी स्टेरॉइड्स इस्तेमाल मत कीजिए। तो सारे डॉक्टर्स की बात सुनने के बाद, एक्सपर्ट्स की बात सुनने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ब्लैक फंगस को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस कोरोना की तरह ट्रांसमिट नहीं होता, कोरोना की तरह फैलता नहीं है। डॉक्टर्स ने बताया कि ब्लैक फंगस अमेरिका या यूरोप के दूसरे मुल्कों में नहीं फैला और हमारे यहां इतने सारे केसेस आए, इसकी वजह है कि मिट्टी में, धूल में, गांव देहात के वातावरण में, खेतों में, पेड़ पौधों पर यह फंगस मौजूद रहता है और अगर इम्यूनिटी वीक हो तो ये जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन अगर इसे समय पर डिटेक्ट कर लिया जाए, वक्त रहते डॉक्टर के पास चले जाएं, तो इसका इलाज किया जा सकता है। अब इसके इलाज के लिए जरूरी है एम्फोटेरिसिन का इंजेक्शन, और यह सही है कि आज की तारीख में इसकी बहुत कमी है। पहले इस इंजेक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं होता था। हमारे देश में जो 6 कंपनियां इसे बनाती हैं, वो एक साल में 3,80,000 वायल्स बना रही थी। लेकिन अब जरूरत पड़ी है तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। 5 और फार्मा कंपनियों को एम्फोटेरिसिन बनाने का अप्रूवल दे दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका से 6 लाख वायल्स इंपोर्ट करने का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इंजेक्शंस हॉस्पिटल तक पहुंचा दी जाएंगे ताकि मरीजों को मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हेल्थ वर्कर्स से, डॉक्टर से कहा कि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी सावधान रहने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि जहां बीमार हो वहीं उपचार हो, यानी मरीज को मेडिकल हेल्प जितनी जल्दी मिले, हालात उतने ही जल्दी ठीक होंगे। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। असल में प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर से बात कर रहे थे। क्योंकि कुछ दिन पहले वाराणसी के हालत खराब हो गए थे, कोरोना को 2000 तक केसेस रोज निकल रहे थे, लेकिन अब हालात काबू में आए हैं। पिछले 24 घंटे में वाराणसी में कोरोना के 229 नए केसेस सामने आए। हालात कितने बदले हैं इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि 1 महीने पहले 20 अप्रैल को वाराणसी में 1637 नए केसेस मिले थे। 25 अप्रैल को 24 घंटे में यहां 2000 से ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन आज सिर्फ 229 केस सामने आए। वाराणसी में जहां बीमार वहीं उपचार जैसी जरूरत का इलाज, इस मंत्र पर काम हुआ और इसका असर दिखाई दिया। और सिर्फ वाराणसी में नहीं, मैं कहूंगा पूरे यूपी में हालात सुधर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ गांव-गांव जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं, एक-एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। आज योगी ने गांव में जाकर मरीजों का हाल पूछा, गांव के लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के क्या इंतजाम किए, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। एक अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। शहरों में कोरोना कंट्रोल में है,
लखनऊ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 286 केस मिले। नोएडा में 394 केसेस सामने आए। गाजियाबाद में 1003, मेरठ में 427, मुजफ्फरनगर में 283 नए मरीज मिले। और ये वो शहर हैं जिसमें 3 हफ्ते पहले तक रोजाना हजारों की तादाद में केसेस सामने आ रहे थे। शहरों के साथ साथ अच्छी खबर यह भी है कि गांव के हालात भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,735 नए केसेस सामने आए, जबकि 24 अप्रैल को 24 घंटे में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। और ये तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। अब सवाल है कि हालात क्यों सुधरे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन से खुद कोरोना को मात दी है, उसी दिन से वो फील्ड में उतर गए, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। उन इलाकों में इलाज के इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुद जा रहे हैं जिनमें कोरोना का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा था। अब योगी ने गांव का रुख किया है। गांव में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए 73,000 से ज्यादा निगरानी समितियां बनाई गई हैं। घर घर जाकर टेस्टिंग हो रही है और घर में दवाएं सीधे पहुंचाई जा रही हैं। आज योगी लखनऊ के पास बख्शी का तालाब इलाके के गांव में गए, वहां के लोगों से बात की। कई गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिए। इलाज करा रहे लोगों से, वैक्सीन की डोज ले रहे गांव वालों से बात की। निगरानी समिति के लोगों से पूछा कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। अब आपका बिल्कुल नेगेटिव आ गया है, सांस तो नहीं फूल रही है, अभी बहुत दौड़ धूप का काम मत करिए। दवाई मिली आपको? डॉक्टर आपका हालचाल लेते थे? परिवार में सब लोग ठीक है? भाई दिक्कत तो नहीं कहीं? ठीक है, वही देखने के लिए आप लोग आए थे, मालूम करने के लिए आए थे, ताकि जो है सभी गांव के लोगों को बचा के रखे। यहाँ की निगरानी समिति में कौन लोग, कौन लोग हैं? आशा बहु है, आंगनबाड़ी। हाँ, कितने लोग हैं? आप क्या करते हैं? सर हम लोग इस समय तो सबसे ज्यादा जो है जो फोकस कोविड के ऊपर कर रहे हैं। घर जाते हैं, दवाई का पैकेट लेके जाते हैं, ऐसे भी हैं लोग। गाँव में कितने लोगों को दवाई दी है? सूची बनाई, सूची बना करके किसी को दिया। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ बख्शी का तालाब इलाके में गांव वालों से बात कर रहे थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इंस्पेक्शन कर रहे थे, उस वक्त हमारी संवाददाता रुचि कुमार वहां मौजूद थी। रुचि ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के गांव में काफी काम हुआ है। निगरानी समितियां गांव में टेस्टिंग कर रही हैं, दवाएं बांट रही हैं, लेकिन अब निगरानी समितियां वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में, वैक्सीनेशन करवाने में गांव वालों की मदद भी कर रही हैं। लखनऊ के बख्शी का तालाब का यह कटवारा है। इस बख्शी के तालाब में 94 गांव हैं। इन गांव में किस तरह से कोरोना का इलाज हो रहा है, कैसे टेस्ट हो रहे हैं और कैसे टीके लग रहे हैं, ये देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो कटवारा का है वहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से लोग टीके लगा रहे हैं, लोगों से यहाँ बातचीत कर रहे हैं वो, और जो बताया जा रहा है उसकी जमीनी हकीकत जान रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल यूपी के अलग अलग जिलों के दौरे पे हैं। आज उसी के तहत यहाँ पे आए हैं। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद वो एक गांव में जाएंगे और गांव में देखेंगे कि गांव में निगरानी समितियां जो हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। निगरानी समितियों के पास इस समय बड़ा काम है, घर घर जा रही हैं, वो टेस्ट कर रही हैं, देख रही हैं लोगों को कि कहीं कोरोना तो नहीं है उनको, और अगर कोरोना है तो उनको दवा दी जा रही है, बाकी टेस्ट किया जा रहा है और लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि वो टीका लगाए। इसमें कोई शक नहीं कि 3 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में लोग बहुत चिंता में थे, लोगों ने बहुत परेशानी झेली है। पिछले 2 हफ्तों से योगी आदित्यनाथ वाराणसी, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और सहारनपुर, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद जैसे कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। जब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसका असर पड़ता है।
आज लखनऊ में बख्शी का तालाब इलाके में जाने से पहले योगी लखीमपुर खीरी भी गए थे। योगी ने कहा, कुछ लोग ये आशंका जता रहे थे कि अकेले यूपी में 1 लाख से ज्यादा केस रोजाना आ सकते हैं, और यह बात सही है, ये डर था। लेकिन अब उनका कहना है कि सरकार की कोशिशों से कोरोना के नए मामलों की संख्या 8,000 से नीचे आ गई है। पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। इसके साथ साथ सरकार ने अब कोरोना की थर्ड वेव से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। थर्ड वेव में बच्चों पर खतरे को देखते हुए पेडियाट्रिक वार्ड्स को बढ़ाया जा रहा है। हम लोग थर्ड वेव के लिए भी अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। थर्ड वेव के लिए अभी से पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। कोरोना वैक्सीन से हम लोग अधिक से अधिक लोगों को आच्छादित करके उन्हें एक सुरक्षा कवच दे सकें, इसके लिए प्रदेश ने अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे दिया है। लेकिन वैक्सीन देने के साथ साथ हम लोग ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहर के उन क्षेत्रों में जो अभी भी हॉस्पिटल में जाने पर परहेज करते नहीं जा पाते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी, पीएससी, हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, चलेंगे। लेकिन वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है। हर एक व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने स्तर पर नहीं करा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया है, और हमारा प्रयास है कि हम लोग 30-31 मई तक कोरोना की सेकंड वेव को पूरी तरह नियंत्रित करने के आसपास पहुंचे, और जून से हम वैक्सीनेशन की रफ्तार को दुगनी तिगुनी स्थिति में आगे बढ़ाने का कार्य करें। और यह बात सही है कि यूपी को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं थी। 22 करोड़ की आबादी को कोरोना जैसी महामारी से बचाना, गांव के लोगों को महामारी से बचाना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया की तमाम एजेंसियों ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दावा किया था कि जून के महीने में उत्तर प्रदेश में रोज 1 लाख से ज्यादा केस मिलेंगे। लेकिन मैं कहूंगा, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से घर घर टेस्टिंग का इंतजाम किया, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसे तुरंत दवा की किट अवेलेबल करवाई, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई, उसका फायदा हुआ जो आज दिखाई दे रहा है। इसी वजह से यूपी में आज हालात काबू में हैं। अब सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करवाया जाए। इसके लिए गांवों पर फोकस किया जा रहा है। अब निगरानी समितियां गांव के लोगों की मदद कर रही हैं, और कोशिश इस बात की है कि गांव के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट न लेना पड़े। और जैसे ही ये पहल अमल में आएगी तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी की रफ्तार से बढ़ेगा। सरकारें कोशिश कर रही हैं जल्द से जल्द कोरोना पर कंट्रोल पाया जाए। डॉक्टर दिन रात काम में लगे हैं ताकि किसी मरीज की जान न जाए। लेकिन ऐसी मुसीबत की घड़ी में कुछ लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, मरीजों के रिश्तेदारों को लूट रहे हैं। ऐसे इंसानियत के दुश्मनों के कुछ चेहरे मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। अहमदाबाद पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो बाकायदा कंपनी बनाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सप्लाई करने के नाम पर कारोबारियों को ठग रहा था। इस गैंग में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनी बनाई, कंपनी को रजिस्टर करवाया और फिर वेबसाइट बनाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, बेड और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट बेचने का दावा करने लगे। वेबसाइट के जरिए अपराधियों ने 2 कारोबारियों से 2000 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटर्स का सौदा 8,25,00,000 में किया, लेकिन सामान डिलीवर करने से इनकार कर दिया, पैसे ले लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। अहमदाबाद में धोखाधड़ी की एक और खबर आई। अहमदाबाद पुलिस ने ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 4 लोगों को पकड़ा है। ये लोग एम्फोटेरिन बी इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। ये लोग तय कीमत से कई गुना कीमत पर इंजेक्शन बेचते पकड़े गए और पुलिस ने इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 8 इंजेक्शन और 80,000 रुपए कैश बरामद हुए।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जिस वक्त लोग अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे, परेशान हैं, जिस वक्त डॉक्टर्स अपने मरीजों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, ऐसे वक्त में ऑक्सीजन के नाम पर लोगों को ठगना, दवाइयों और इंजेक्शन के नाम पर लोगों को लूटना, उनकी मजबूरी की, उनकी तकलीफ का फायदा उठाना महापाप है। इससे बड़ा अपराध और दूसरा नहीं हो सकता। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे बेईमान लोगों की हरकतों से दुखी ना हो, सावधान रहें। इस टाइम तो कोरोना से खुद बचना है और दूसरों को बचाना है। इन चोर और लुटेरों को पुलिस देख लेगी, मुझे यकीन है कोर्ट इन्हें सजा देगी। हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कोरोना की इस महामारी से कैसे छुटकारा पाएं। आज मैंने कई डॉक्टर से, एक्सपर्ट से पूछा कि यह महामारी कब जाएगी, कब कोरोना से हमारा पीछा छूटेगा, तो सबने कहा कि इसका एक ही रास्ता है, 70% आबादी का वैक्सीनेशन। और उम्मीद है कि अब अगले महीने से वैक्सीन ज्यादा तादाद में अवेलेबल होगी। सब लोग वैक्सीन लगवाएं, दूसरों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, और जब तक वैक्सीन नहीं लगती मास्क का इस्तेमाल करें। यह बहुत जरूरी है और इसमें सबकी भलाई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।